हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू द सेकंड एपिसोड ऑफ इल्यूमिनाटी। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में और हम देखेंगे कि किस तरह से इन्फिनिटी स्टोन्स जो हैं वो इतने टाइम से इल्यूमिनाटी के पास मौजूद थे। तो चलिए इस कॉमिक बुक सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। कुछ महीनों पहले डॉक्टर रीड रिचर्ड हमें बताते हैं कि ये एक इन्फिनिटी जैम है और इस तरह के टोटल 6 मौजूद हैं और हर एक इन्फिनिटी जैम के अंदर एक कॉस्मिक पावर पाई जाती है स्पेसिफिक टाइप की। और जब इन सबको एक साथ मिलाया जाए तो ये व्हीलर को एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इन्फिनाइट पावर देते हैं ओवर स्पेस, टाइम और दूसरे मैटर्स के ऊपर और साथ ही साथ पूरी इस नॉन यूनिवर्स के ऊपर। लेकिन ये जो तुम मेरे हाथ में देख रहे हो उस वक्त ये एक पावर जैम है और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है चारों तरफ टेबल के ऊपर इल्यूमिनाटी के मेंबर्स जमा हुए हुए होते हैं। तो चार्ल्स एक्जेवियर पूछते हैं कि अच्छा डॉक्टर रिचर्ड, मुझे ज़रा ये बताइए कि ये आपको कैसे मिला। और आयरन मैन बोलता है कि डॉक्टर रिचर्ड, तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार ये तुम्हारे पास आया कहाँ से। तो आयरन मैन पूछता है कि डॉक्टर आखिरकार तुम ये बताओ कि तुमने हमें यहाँ पर बुलाया क्यों है। तो डॉक्टर रिचर्ड बोलता है कि शी हल्क ने जो है इसको टाइटेनिया से लिया था। वो जब उससे लड़ रही थी तो उसको ये उसके पास से मिला और उसने वो मुझे दे दिया ताकि मैं इसको संभाल के रख सकूँ। तो आयरन मैन हैरानी से पूछता है कि शी हल्क के एक बैड गाय के पास इन्फिनिटी जैम मौजूद था, मतलब वो इसके हाथ कैसे लग सकता है। तो डॉक्टर रिचर्ड बोलता है कि हाँ, और मैं भी यही बात सोच रहा था कि जब शी हल्क के किसी बैड गाय के पास एक इन्फिनिटी जैम हो सकता है तो ये ज़रूर कोई ना कोई बड़ा मसला होगा। तो आयरन मैन बोल रहा है कि वेल, अगर ऐसी बात है तो ये तो मुझे शी हल्क से बहुत जेलस बना रही है ये बात। तो नेमोर बोलता है कि मुझे नहीं पता। तो नेमोर बोलता है कि इसको यहाँ से बाहर निकाल के फेंको। तो डॉक्टर रिचर्ड बोलते हैं कि वेल, जब से ये मेरे पास आया है तो मैं इस सोचने पे मजबूर हो गया कि इस तरह के और 5 जो है हमारी इस यूनिवर्स के ऊपर, हमारी इस यूनिवर्स के अंदर बिखरे हुए हैं। और एवरी टाइम जब भी थैनोस इन स्टोन्स को जमा करने के क्वेस्ट पे निकलता है या कोई और, तो जब भी ये एक साथ लाए जाते हैं तो ये हमारे प्लेनेट के ऊपर सिर्फ बर्बादी और दर्द ही लेकर आते हैं। हमसे बढ़ के कोई पावर जो है इसको यूज़ करने की कोशिश करती है और हम जो है इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते, हम इसके सामने टिक भी नहीं पाते, यहाँ तक कि हम तो उसके सामने लड़ भी नहीं पाते हैं। हमारा वजूद ही इस यूनिवर्स से मिटा दिया जाता है और आज अगर हम जिंदा हैं तो वो सिर्फ एक डम लक की वजह से। तो चार्ल्स एक्जेवियर बोलते हैं कि ब्लैक बोर्ड ये कह रहा है कि उसको ऐसा लग रहा था, उसने ये सोचा हुआ था कि अब ये इन्फिनिटी स्टोन जो है एक साथ एक दूसरे के करीब लाने पे काम नहीं करेंगे। और डॉक्टर रिचर्ड पूछते हैं कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं ब्लैक बोर्ड से ये पूछूंगा कि उसको ये बात किसने कही। तो नेमोर बोलता है कि बिल्कुल, मैं भी यही पूछना चाहूँगा। और आयरन मैन बोलता है कि जब आखिरी बार थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स को जमा करने और इसको यूज़ करने की कोशिश करी थी तो मैं वहाँ मौजूद था डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ, और मैं जानता हूँ कि ये ख़तरा जो है ये कोई बहुत ही अपर क्लास लेवल थ्रेड है और इससे हम निमट नहीं सकते हैं। तो डॉक्टर रिचर्ड बोलते हैं मुझे लगता है कि ये एक ऐसा डेंजर है जिसको होने से पहले ही हमें कंटेन कर लेना चाहिए। तो चार्ल्स एक्जेवियर बोलते हैं कि आप आखिरकार यहाँ पे क्या सजेशन दे रहे हैं हम लोगों को। तो डॉक्टर रिचर्ड ब्रीफकेस खोलते हुए बोलते हैं कि मैं आप लोगों के सामने ये कहना चाहता हूँ कि हमें खामोशी से और बहुत जल्दी से इन सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट कर लेना चाहिए। और हम देखते हैं कि जब वो ब्रीफकेस खोलते हैं तो उसके अंदर पहले से इन्फिनिटी गॉन्टलेट और उसके अंदर 2 और स्टोन्स पहले से मौजूद होते हैं। तो नेमोर एकदम हैरत से पूछता है कि ये इन्फिनिटी गॉन्टलेट है ना, और ये इन्फिनिटी स्टोन्स तुम्हारे पास आए कहाँ से। तो चार्ल्स एक्जेवियर भी यही पूछते हैं कि तुम्हारे पास 2 और जेम्स हैं। तो आयरन मैन एकदम पूछता है कि रीड, तुम्हारा क्या प्लान था कि तुम हमें कब बताती इन स्टोन्स के बारे में, जब तुम सारे कलेक्ट कर लेते उसके बाद। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, और वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट अपने हाथ में पहनते हैं और जेम्स को अपने ग्लव्स में लगाते हुए बोलते हैं कि देखो, जब ये पावर स्टोन के ऊपर मैंने रिसर्च वगैरह करना शुरू करी तो मुझे पता चला ये सारे जेम्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। मतलब ये जेम्स जो है बेसिकली एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते हैं, ये एक्चुअली जो है एक दूसरे से बात करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जेम्स जैसे अलाइव हों और इनको दूर रखना ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। और ये जल्द से जल्द कोशिश करते हैं कि जब किसी एक को कोई एक इन्फिनिटी जैम मिल जाए तो बाकी के जैम्स उसको खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब जैसा कि मैं 2 स्टोन्स हासिल कर चुका हूँ तो बाकी के जो 3 स्टोन्स बचे हुए उनको हासिल करने में मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं। तो इसलिए मैंने अपनी आसानी के लिए और तुम लोगों को बताने के पर्पज़ से ये मीटिंग आज जमा करी थी ताकि हम जल्द से जल्द इन स्टोन्स को जमा करें। लेकिन मैं पर नेमोर बोलता कि बस कर दो रीड रिचर्ड, बस, तुम सिर्फ एक ह्यूमन हो, सिर्फ एक आदमी। ये पावर तुम्हारे हाथ में रखने के लिए नहीं है, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम इस पावर को वील्ड कर सको। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि रिस्क उस बात में है जब हम कुछ ना करें और इसको कोई और ढूंढ ले और हमारे खिलाफ इस्तेमाल करे। तो नेमोर बोलता है कि देखो, अगर किसी ने इसको ढूंढने की कोशिश भी करी तो वो इसको ज़्यादा टाइम तक अपने पास नहीं रख पाएगा और ये सारे जेम्स जो हैं उसके ऊपर हावी हो जाएंगे और वो ज़्यादा टाइम तक एक साथ असेंबल नहीं रह पाएंगे। तो आयरन मैन बोलता है कि हम पहले भी देख चुके हैं ऐसा होता हुआ। तो नेमोर बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वो भी 2 बार हम ऐसी सिचुएशंस में
गिर चुके हैं, लेकिन हम देखो जिंदा हैं अभी भी। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि लास्ट टाइम जब किसी ने सारे स्टोन्स को जमा करा था तो मुझे इस एग्जिस्टेंस से मिटा दिया गया था, तो मुझे बहुत बहुत माफ़ करना, लेकिन ये सच में मेरा एक कंसर्न बनता है और अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन मैं दोबारा से ये नहीं चाहता कि कोई स्टोन्स को जमा करे और जब उसकी पावर इस्तेमाल करे तो मुझे इस एग्जिस्टेंस से ही मिटा दिया जाए। और वहीं पर देखते हैं कि रीड रिचर्ड खड़े हो जाते हैं। तो बस अपने आप को ब्रेस कर लो, मुझे तुम लोगों को कुछ दिखाना है, ये चीज़ थोड़ी सी वियर्ड हो सकती है। और हम वहीं पे देखते हैं कि स्टोन से जो है रीड रिचर्ड एक विजन उन लोगों को दिखाते हैं और आयरन मैन बोलता है कि वो होली आखिरकार ये क्या चीज़ है। और डॉक्टर स्ट्रेंज पूछते हैं कि आखिरकार ये हम कहाँ आ गए हैं। तो रीड रिचर्ड बोलता है कि हम कहीं नहीं गए हैं, बल्कि ये जेम्स तुम्हें दिखा रहे हैं कि बाकी के और जेम्स कहाँ मौजूद हैं। मतलब हम देख रहे हैं कि कॉमिक्स के अंदर कुछ इस तरह दिखाया गया है कि इन्फिनिटी जेम्स जो है वो एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते हैं, बल्कि अगर आपको एक जेम भी मिल गया तो वो बाकी दूसरे जेम को आपको हासिल करने पर मजबूर कर देता है। और रीड रिचर्ड बोलते हैं कि देखो, और मुझे लगता है कि देखो ये है माइंड जेम, क्योंकि ये कंजक्चर पे है जो कि हमें इस तरह से दिख रहा है कि ये हमारी पूरी रियलिटी के जो माइंड कॉन्शियस माइंड है उनकी पावर इसने एक साथ यहाँ पे कलेक्ट करी हुई है। तो मेरे हिसाब से ये एक माइंड जेम है और ये जो है ज़रूर रियलिटी जेम होगा, क्योंकि ये जो है हमारी रियलिटी के बिल्कुल एज के ऊपर बैठा हुआ है। और ये है टाइम जेम। वेल, ये इन सारे जेम्स में सबसे ज़्यादा ट्रिकियर है। और मैं वैसे तुम लोगों को कैसे समझाऊं कि एक लेमांस टर्म है जिसको कहा जाता है कि अड्रिफ्ट इन टाइम, मतलब ये जो है हमारे टाइम के अंदर कभी किसी भी टाइम में मौजूद हो सकता है। इसको हासिल करने के लिए हमें जो है बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कभी भी किसी भी टाइम मौजूद हो सकता है और किसी भी टाइम गायब हो सकता है। लेकिन मैं जो इन सारे स्टोन्स की मदद से जो इस तक पहुँचने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मेरे पायरन बोलता है कि मैं या हम। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि क्या। टोनी बोलता है कि तुमने अभी भी कहा कि मैं इन तक पहुँचने की कोशिश करूँगा, जबकि ये काम हम लोग मिल के कर रहे हैं ना। तो रीड रिचर्ड ग्लव्स उतारते हुए बोलते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स ऐसी ही बात है। और हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं ज़ेवियर इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे बेसिकली हम देखते हैं कि एक टीम जो है डॉक्टर चार्ल्स ज़ेवियर के साथ, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज, नेमोर और चार्ल्स ज़ेवियर मौजूद होते हैं और वो अपने सेलिब्रा के जरिए जो है माइंड स्टोन को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि बेसिकली माइंड स्टोन भी जो है एक कॉन्शियस माइंड की तरह है, उसके अंदर थॉट्स होती हैं, वो एक तरह से अलाइव है। और यहाँ पे जो है हम लोग बेसिकली यही देखते हैं कि चार्ल्स ज़ेवियर अपने सेलिब्रा का इस्तेमाल करते हैं, नेमोर और डॉक्टर स्ट्रेंज वगैरह जो हैं वो लोग माइंड के जरिए टेलीपोर्ट होकर उस स्टोन के करीब पहुँच जाते हैं। तो वहीं पर हम देखते हैं कि वो लोग जैसे टेलीपोर्ट होते हैं तो वहाँ पर जो है एक ब्लैंक स्पेस होता है और कुछ भी नहीं होता। तो डॉक्टर पूछते हैं कि ये है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इस इंटायर यूनिवर्स की। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि ये माइंड जेम जो है ये तो मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। तो चार्ल्स ज़ेवियर बोलते हैं कि नहीं ये बिल्कुल जो है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। और हम यहाँ से बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ हम देखते हैं डॉक्टर रीड रिचर्ड, आयरन मैन और ब्लैक बोल्ट मिलकर एक दूसरे स्टोन को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और रीड रिचर्ड बोलते हैं कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ ब्लैक बोल्ट, मुझे बस कुछ मूवमेंट दो ताकि मैं अपने सारे इक्विपमेंट्स को डबल चेक कर लूँ। और आयरन मैन बोलता है क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि ये तुम पूरी बिल्डिंग गिराने नहीं वाले हो आज। तो वो बोलते हैं रीड रिचर्ड कि बिल्कुल, मैं इस बारे में बिल्कुल श्योर हूँ। तो आयरन मैन बोलता है कि वेल, मैंने अपनी कुछ कैलकुलेशंस वगैरह करी है, लेकिन मैं अभी भी इस नतीजे पे नहीं पहुँचा हूँ कि ये जो है सेव है या नहीं। तो रीड रिचर्ड बोलता है कि टोनी देखो, मैंने तुमसे ज़्यादा इंटरडायमेंशनल ट्रैवल्स किए हैं, तुम ये बात जानते हो। तो टोनी बोलता है कि यार मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें इस तरह के ट्रैवल जो है एक साथ मिलकर एज अ ग्रुप करने चाहिए, लेकिन तुम हमेशा अकेले मुझे छोड़ के चले जाते हो। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि देखो, एक इन्फिनिटी जेम को हासिल कर लो तो दूसरा जो है ढूंढना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर हम एक साथ 2 इन्फिनिटी जेम्स को ढूंढ लें तो हमारे पास से ये वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। तो आयरन मैन बोलता है कि तुम्हारी वो बात तो ठीक है, लेकिन ये चीज़ हम कोई सेफ जगह पे क्यों नहीं कर रहे हैं, जैसे कि बीच समंदर में या फिर नेगेटिव जोन के अंदर। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि ये हम रियलिटी स्टोन की बात कर रहे हैं, और अगर रियलिटी अपने आप पे फोल्ड करती है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम कहाँ मौजूद हैं, वो हर तरफ एक जैसी ही होगी। तो वहीं पे आयरन मैन बोलता है कि हाँ बहुत फ़नी, लेकिन रीड मेरी बात सुनो, हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें थोड़ा सा सब्र कर लेना चाहिए, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। लेकिन रीड बोलता है कि देखो, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ कि तुम क्यों परेशान हो, लेकिन ये चीज़ मैंने पेपर के ऊपर बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ और मुझे पता है कि ये मुझसे हो जाएगा। तो प्लीज़ इस टास्क के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ये हम कर सकते हैं। तो ब्लैक बोल्ट, क्या तुम बोलना पसंद करोगे? और हम देखते हैं कि उन्होंने ब्लैक बोल्ट को एक ट्यूब के अंदर रखा हुआ होता है और ब्लैक बोल्ट उस ट्यूब के जरिए बोलता है। और हम बेसिकली देखते हैं कि वो लोग जो ब्लैक बोल्ट की वॉइस एनर्जी है उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं इस मशीन को पावर अप करने के लिए। तो आयरन मैन बोलता है कि रीड, क्या तुम देख रहे हो? तो बोलता है कि हाँ मैं देख रहा हूँ, मुझे साउंड वेव्स की एनर्जी पे फोकस करने दो। तो बोलता है कि ओ गॉड रीड, ये इसका एनर्जी आउटपुट कितना इनक्रेडिबल है। तो वहीं पर आयरन मैन बोलता है कि वेल, मैंने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर मौजूद है। तो वहीं पे रीड रिचर्ड बोलते हैं कि टोनी हम कर सकते हैं, टोनी हम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं बिल्कुल। और वहीं पे हम देखते हैं कि नीचे बेन ग्रिम और जॉनी स्टॉर्म बैठे हुए होते हैं और बेन बोलता है क्या ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, क्या वाकई में बिल्डिंग हिल रही है? तो जॉनी बोलता है कि ऑफ कोर्स, रीड जो है अपने लैब के अंदर मौजूद है तो बिल्कुल बिल्डिंग हिल रही होगी। तो वहीं पे देखते हैं हम अचानक जो है उसकी वॉइस की वजह से एक रियलिटी के अंदर होल पैदा हो गया होता है, और वहाँ पे आयरन मैन बोलता है कि ये क्या सच में एक रियलिटी के अंदर होल कुछ इस तरह से दिखता है? तो रीड रिचर्ड बोलते कि मेरा जहाँ तक अंदाजा, अगर हम इस होल के अंदर झाँक के देखें तो हमें वो चीज़ दिख सकती है जिसकी हमें तलाश थी। तो आयरन मैन बोलता है तो क्या हम इसको देखेंगे जाके?
तो रीड बोलता है कि ऑफ कोर्स हमने इसलिए तो इतनी मेहनत करी है, चलो मेरे साथ, हम इसको बिल्कुल करेंगे। क्या तुम्हारे आर्मर जो है कुछ अलग किस्म की सेंसर्स या एक्टिविटीज़ पिकअप कर रहे हैं? और आयरन मैन हम देखते हैं कि उस होल के अंदर झांकते हुए बोलता है कि एक्चुअली वो बिल्कुल जो है पागल हो रहे हैं मेरे सेंसर इस वक्त, उनको नहीं समझ में आ रहा कि ये चीज़ क्या है। तो वहीं पे नेमोर बोलता है कि ये तो एक ओशन है, एक ओशन जो कि क्रिस्टल से बना हुआ है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि चार्ल्स एक्जेवियर आपको क्या लगता है इस बारे में? हमने ऐसे किसी ने भी नहीं सोचा था कि माइंड जेम जो है इस तरह की जगह पे कहीं मौजूद होगा, लेकिन हम वहीं देखते हैं कि उन लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक माइंड स्टोन को ये कहाँ पे ले आया। और हम तभी देखते हैं कि वो जो चीज़ होती है जिस पर वो लोग खड़े होते हैं, अचानक उसके नीचे से रिपल्स पैदा होना शुरू होती है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि नेमोर प्रोफेसर को पकड़ो और उनको सेफ्टी तक लेके जाओ। और तभी हम देखते हैं कि वो ज़मीन फटती है, उसके अंदर से एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का वाटर मॉन्स्टर निकलता है। और वहीं पर हम दूसरी तरफ देखते हैं और हम देखते हैं बेसिकली आयरन मैन जो है उस होल के अंदर हाथ डालता है और उस स्टोन को पकड़ लेता है जो कि रियलिटी स्टोन होता है, और बोलता है कि वेल ये इतना भी मुश्किल नहीं था। लेकिन हम देखते हैं कि आयरन मैन जैसे ही उसको पकड़ता है तो एक वार्निंग आती है कि आर्मर की इंटेग्रिटी जो है वो बेकार होती जा रही है। और हम देखते हैं कि अचानक आयरन मैन चिल्ला रहा होता है और बोलता है कि मुझसे दूर हो जाओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा रिचर्ड ये मेरे साथ हो क्या रहा है। और हम देखते हैं अचानक जो आयरन मैन का आर्मर जो है वो डस्ट के अंदर बदलना शुरू हो जाता है। और रिचर्ड बोलता है कि मैंने सोचा था आयरन मैन कि तुम्हारा आर्मर तुम्हें जो है इस रियलिटी रिफ्ट से प्रोटेक्ट कर सकेगा। तो आयरन मैन बोलता है कि देखो तुम्हें जो है इसको वापसी भेजना होगा, कुछ तुम्हें करना होगा, क्योंकि हम देखते हैं जैसे ही वो स्टोन ज़मीन पे गिरता है तो वो ज़मीन भी टूटना शुरू हो जाती है और उसके अंदर गड्ढा पड़ना शुरू हो जाता है। और रिचर्ड बोलते हैं कि नहीं ये जैम जो है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हमने इसको अंडर एस्टिमेट करा। और हम वहीं पे देखते हैं आयरन मैन का पूरा आर्मर जो है वो उसमें जो है मट्टी की तरह बिखर रहा होता है। तो वहीं पे जो है हम बोलते हैं कि नेमोर वगैरह वहाँ से भाग रहे होते हैं और नेमोर वहाँ पे रुकता है और बोलता है कि आपने कहा डॉक्टर स्ट्रेंज ये एक प्रिसेप्शन है जो कि इस रियलिटी के अंदर है, तो मतलब ये सब चीज़ें असली नहीं हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि नेमोर जो है उस जानवर के मुंह के अंदर घुस जाता है और वो जानवर नेमोर को चबा जाता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि रीड टीचर बोलते हैं कि ब्लैक बोल्ट हमें यहाँ से निकलना होगा, अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम यहाँ पे कर सकते हैं। वहीं पर हम देखते हैं ब्लैक बोल्ट जो है वो रीड रिचर्ड को इशारा करता है और रीड रिचर्ड बोलते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और रीड रिचर्ड इन्फिनिटी गॉन्टलेट की तरफ जाते हैं और उसको पहनते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ और मेरी फैमिली को भी इस बिल्डिंग से बाहर ले जाओ, मुझे नहीं पता कि मैं इसको हैंडल कर पाऊंगा कि नहीं। और वहीं पे हम देखते हैं कि रीड रिचर्ड जो है बेसिकली इन्फिनिटी गॉन्टलेट के अंदर उस स्टोन को लगा लेते हैं और वो चिल्ला रहे होते हैं बहुत ज़ोर से। और यहीं से दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेमोर जो होता है उस बीस्ट के मुंह के अंदर से निकलता है, उसको मारता हुआ उससे लड़ रहा होता है और साथ में डॉक्टर स्ट्रेंज भी उस बीस्ट को हराने में मदद कर रहे होते हैं। और वहीं पर रीड रिचर्ड बोलते हैं बहुत बुरी हालत में कि प्लीज़ काम कर जाओ, प्लीज़ काम कर जाओ प्लीज़। लेकिन हम देखते हैं कि पूरी बिल्डिंग बहुत बुरी तरीके से हिल रही होती है और हर तरफ शॉकवेव्स पैदा हो रही होती हैं। और बेन ग्रिम बोलता है नीचे से क्या हमें ऊपर जाके देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। और वहीं पर हम अचानक देखते हैं कि बहुत ज़बरदस्त तरह से रोशनी फैलती है और अचानक अंधेरा हो जाता है। और हम देखते हैं कि जब वो रोशनी ख़त्म होती है तो सब कुछ वैसा का वैसा हो गया होता है जैसे वो पहले हुआ करता था और सबकी हालत बहुत बुरी हुई भी होती है। और आयरन मैन बोलता है कि वेल होप करो कि दूसरे जो हैं उनके साथ कुछ इतना बुरा ना हुआ हो जितना बुरा हमारे साथ हुआ है, क्योंकि हम देखते हैं ब्लैक बोल्ट, रीड रिचर्ड और आयरन मैन सबके पसीने छूट गए होते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं किस तरह नेमोर भी जो है अपने हाथ में जैम लेकर आता है और बोलता है कि आई होप कि ये एक इन्फिनिटी जैम है। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, तुम लोगों को ये बहुत आसानी से नहीं मिली और ये है माइंड जैम। तो वहीं पे चार्ल्स एक्जेवियर रीड से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन रीड बात नहीं कर रहा होता और बोलता है कि अमेजिंग। और इस तरह जो है वो वाला जैम भी अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट के अंदर लगा लेता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ज़बरदस्त हो गया। और हम देखते हैं जैसे वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट के अंदर वो अपना स्टोन लगाते हैं तो अचानक रीड रिचर्ड की एज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बाकी सबकी यानी चार्ल्स एक्जेवियर वगैरह की एज बहुत कम हो जाती है। और आयरन मैन बोलता है कि ये क्या हो रहा है, मेरे सेंसर अलग किस्म की बहुत ही अलग किस्म की पावर को डिटेक्ट कर रहे हैं जो कि ओवरलोड होती जा रही है, अब आखिरकार हो क्या रहा है। तो वहीं पे चार्ल्स एक्जेवियर बोलते हैं कि इसका ग्लव्स, इसको कहो कि अभी इसी वक्त ग्लव्स उतारे। और वहाँ पे बहुत ज़ोरदार रोशनी चमकती है और आयरन मैन बोलता है कि ये क्या है। तो नेमोर बोलता है कि ये टाइम जैम है और ये इसी का इफेक्ट था जो हमारी एजेस कम और ज़्यादा हो रही थी। तो रीड रिचर्ड बोलता है कि बेसिकली इन पाँचों जैम ने मिलकर जो है आखिरी वाले जैम को खुद अपने पास बुला लिया है। तो आयरन मैन बोलता है कि बस अब बहुत हुई है, मैं इस चीज़ से बेदार आ चुका हूँ, चलो इन जैम्स को ठिकाने लगाया जाए और इस कहानी को ख़त्म किया जाए। और वहीं पर रीड रिचर्ड बोलते हैं कि द गॉन्टलेट, अब मेरा गॉन्टलेट पूरा होता है और ये घर आता है। और इस तरह हम देखते हैं कि रीड रिचर्ड जो है उसको अपने गॉन्टलेट में लगा लेते हैं। लेकिन वहीं पर रीड रिचर्ड को सब बोलते हैं कि रीड अब इसको उतार दो, बस बहुत हो गया है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज, नेमोर, आयरन मैन, ब्लैक बोल्ट, चार्ल्स एक्जेवियर सब उसको देख रहे होते हैं कि रीड उनकी अब बात नहीं सुन रहा होता। और आयरन मैन दोबारा बोलता है कि रीड देखो, मैं तुमसे दोबारा कह रहा हूँ कि इस ग्लव्स को उतार दो। लेकिन हम बेसिकली देखते हैं कि इस पावर के आगे रीड रिचर्ड अब अंधे होना शुरू हो गए होते हैं। जैसा कि हमें पता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ होता ही है, कोई इसको एक बार हासिल कर ले तो वो उसको उतारने का कभी भी मन नहीं करता उसको। तो वहीं पर नेमोर बोलता है कि रिचर्ड्स देखो, अगर मुझे तुम्हारी लाश से भी ये गॉन्टलेट हासिल करना पड़े तो मैं करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम इसको उतार दो। लेकिन अगले पल वो लोग सब देखते हैं ऊपर की तरफ और बोलते हैं कि ओह माय, क्योंकि हम देखते हैं कि उस कमरे के अंदर जो है अचानक द वॉचर आ गया होता है और वो बोलता है कि रीड रिचर्ड्स, मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि वॉचर, वाटू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो?
तो वॉचर बोलता है कि मेरी जॉब है कि इस यूनिवर्स के अंदर डिफाइनिंग इवेंट्स और मोमेंट्स को मैं रिकॉर्ड करूं, और अभी इस वक्त मेरे सामने एक ऐसी चीज़ चल रही है और मैं उसको देख रहा हूं। मैंने जो है अपना कोड ऑफ एग्जिस्टेंस बहुत बार तोड़ा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं तुमसे बात करने आता हूं जबकि मैं किसी और पर्सन से बात नहीं करता हूं, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर विश्वास था। मुझे विश्वास था कि अगर तुम्हें चांस दिया जाए तो तुम इस यूनिवर्स के अंदर कुछ बहुत ज़बरदस्त चीज़ें अकम्प्लिश कर सकते हो और जो चाहे वो कर सकते हो। लेकिन देखो तुम आज ये क्या कर रहे हो। इंसान जो है इतनी ज़्यादा पावर को हील करने के लिए नहीं बनाया गया है। ये पावर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड है। वहीं पे आयरन मैन बोलता है कि रीड रिचर्ड वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम्हें अब इसको उतारना ही होगा। और वॉचर बोलता है कि देखो रीड, अगर तुमने इस गॉलनेट को इस्तेमाल करा तो तुम हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दोगे। तो रीड रिचर्ड अपना सर नीचे करते हुए बोलते हैं कि ये काम नहीं करा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि क्या काम नहीं करा। तो रीड रिचर्ड बोलता है कि मैंने इस गॉलनेट को इसलिए असेंबल करा था क्योंकि मैंने सोचा था जब मैं इसको असेंबल कर लूँगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं जो इस इन्फिनिटी गॉलनेट को इस एग्जिस्टेंस से मिटा दूंगा। लेकिन ये काम नहीं करा, ये काम करना चाहिए था। तो हमें यहाँ से बात पता चल रही है कि जैसा कि हमने एवेंजर्स एंड गेम के अंदर देखा कि थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन से इन्फिनिटी स्टोन्स को ख़त्म कर दिया, लेकिन कॉमिक्स में रीड रिचर्ड ने ये करने की कोशिश ज़रूर करी थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए थे। मतलब कॉमिक्स में वो जो थे इन्फिनिटी गॉलनेट से जान नहीं छुड़वा पाए। और वो बोलते हैं वॉचर को कि देखो ये गॉलनेट तुम मेरे पास से ले जाओ प्लीज़। तो वॉचर बोलता है कि देखो मैं इसको अपने पास नहीं रख सकता हूँ और ये बात तुम जानते हो। मैं इन स्टोन्स को अपने पास नहीं रख सकता हूँ और ना ही इनको तुम रख सकते हो। इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इन सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को पोजेस करे और वो इस ईविल से दूर रह सके। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। तो वॉचर बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और स्पेशली ह्यूमन, वो तो इसको कभी भी विल्ड नहीं कर सकता है। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि बिल्कुल मैं तुम्हारी इस बात से भी सहमत हूँ। तो रीड रिचर्ड अपना गॉलनेट जो है डिसअसेंबल करते हैं और हर एक स्टोन हर एक आदमी को देते हुए बोलते हैं कि क्योंकि मैं भी इस बात में विश्वास करता हूँ कि अगर किसी को कोई चांस दिया जाए तो वो कोई भी चीज़ अकम्प्लिश कर सकता है, लेकिन उसके लिए चांस देना ज़रूरी है। आज से हम में से हर कोई जो है एक इन्फिनिटी स्टोन अपने पास रखेगा, लेकिन हम कसम खाएंगे कि हम कभी भी इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम अपने अपने स्टोन्स को एक दूसरे से छुपा देंगे और हम एक दूसरे को नहीं बताएंगे कि हमने अपना स्टोन कहाँ छुपाया है। हम ही जो है इन स्टोन्स के प्रोटेक्टर हैं। आपसे हम में से किसी और को नहीं पता होना चाहिए कि दूसरा स्टोन कहाँ छुपाया गया है, क्योंकि हर स्टोन के लिए अब हर एक जिम्मेदार खुद होगा उसको बचाने के लिए। तो वॉचर बोलता है कि रीड रिचर्ड ये तुम्हारा डिसीजन नहीं है कि इन स्टोन्स के साथ क्या करना चाहिए, लेकिन और वॉचर बोलता है कि वेल तुमने जो है जो भी करा वो तो कर दिया, लेकिन एक बात देख के मुझे खुशी ज़रूर हुई है कि तुमने जो है इन स्टोन्स के पावर्स के टेम्पटेशन के अंदर नहीं आए, इस गॉलनेट की टेम्पटेशन में नहीं आए, बल्कि तुम्हारा माइंड स्ट्रॉन्ग इनफ था कि तुमने जो है इससे जान अपनी छुड़वा ली है। और इस तरह हम देखते हैं कि रीड रिचर्ड नीचे मुँह करके खड़े हुए होते हैं और इस तरह सब जो हैं वो रीड रिचर्ड की तरफ देख रहे होते हैं। दी एंड। सो गाइस, इस इल्यूमिनाटी के इशू के अंदर हमने देखा कि इन्फिनिटी स्टोन्स जो हैं वो बेसिकली अब जो है इल्यूमिनाटी के मेंबर्स के पास हैं। मतलब हर एक मेंबर के पास एक इन्फिनिटी स्टोन मौजूद है, लेकिन दूसरे मेंबर को ये नहीं पता कि उसने कहाँ छुपाया हुआ है। ये इन लोगों ने इसीलिए करा था ताकि आज के बाद कोई भी इन्फिनिटी गॉलनेट असेंबल ना कर सके और इस तरह जो है इन्फिनिटी स्टोन्स कभी एक दूसरे के करीब आएंगे नहीं। और आपने देखा होगा कि फेसबुक या इंस्टाग्राम वगैरह पे आपने बहुत सारे फैक्ट्स पढ़े हैं, जिसमें एक मशहूर फैक्ट ये है कि आयरन मैन सबसे पहला विल्डर था जिसने कॉमिक्स के अंदर इन्फिनिटी गॉलनेट को विल्ड किया। लेकिन वो बात गलत साबित हो जाती है, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर सबसे पहले जिसने इन्फिनिटी गॉलनेट को विल्ड किया था 6 स्टोन्स के साथ, वो डॉक्टर रीड रिचर्ड्स थे। मैं ये बात ज़रूर मानता हूँ कि डॉक्टर रीड रिचर्ड ने इसको यूज़ नहीं करा, क्योंकि यूज़ करने वाला सबसे पहला ह्यूमन आयरन मैन था, लेकिन विल्ड जो है सबसे पहले रीड रिचर्ड ने करा था। और वो बेसिकली इतने स्ट्रॉन्ग भी थे कि वो उन्होंने इस गॉलनेट से अपनी जान छुड़वा पाए, जबकि इनकी जगह कोई और होता तो वो ये स्टोन्स कभी भी गिव अप नहीं करता। सो गाइस, हमारा सेकंड एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और अब अपने थर्ड एपिसोड के अंदर बात करने वाले हैं सीक्रेट वॉर से रिलेटेड, जो कि 1980s का एक बहुत ज़बरदस्त क्रॉसओवर इवेंट था, जिसके अंदर एक बियॉन्डर नाम का कैरेक्टर जो था उसने बहुत सारे लोगों को किडनैप करा था अर्थ पे से और एक बैटल वर्ल्ड नाम की दुनिया बनाई थी और उनको वहाँ पे आपस में लड़वाया था। तो बेसिकली अब हम उस बियॉन्डर की कहानी देखेंगे अपने नेक्स्ट इल्यूमिनाटी के एपिसोड के अंदर। सो गाइस, आई होप कि आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दिया होगा, ताकि जब भी मैं एपिसोड 3 अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल जाए। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टिल देन, थैंक यू सो मच।